हेलो गाइज, आई आशीष अगेन। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। द पेपर्स, जो पास्ट एग्जामिनेशन पेपर से जो बहुत सारे स्टूडेंट डरते कि सर हम पास्ट ईयर के पेपर्स नहीं देख के जाते, क्योंकि अगर हमने पढ़ने के बाद अगर कोई क्वेश्चंस हमें नहीं आते तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है, राइट। कई स्टूडेंट तो ऐसे भी देखे मैंने जो पहली बार एग्जाम हॉल में जाके पहली बार पेपर को देखते और फिर उनको यह भी समझ में नहीं आता कि सर इसमें ऑप्शन क्वेश्चंस कौन से है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बड़ा मुश्किल जाता है स्टूडेंट्स को, राइट। तो गाइज और कुछ स्टूडेंट्स तो इस भी टाइप के होते हैं कि पहला दूसरा अटेम्प्ट तो भगवान के नाम पे होता है, राइट। ये सब चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया है, आई एम ट्राइंग कि मैं पिछले 5 अटेम्प्ट्स के आपको पेपर सॉल्व करके दूं। सीएस प्रोफेशनल के बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट टैक्स में बड़े डरे हुए रहते हैं। डायरेक्ट टैक्स उनको बड़ा कठिन लगता है। इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे प्रॉपर उसको नहीं पढ़ा है। एडवांस मतलब प्रोफेशनल लेवल पे एडवांस डीटी है आपको, बेस आपका कमजोर है, इसलिए प्रॉब्लम जाता है। बट डोंट वरी, अब इंस्टीट्यूट किस लेवल पे क्वेश्चन पूछती है ये आपको पहले पता होना चाहिए। जब मैंने पेपर्स को 5 साल के पेपर्स जब पूरे एक साथ लिया और उसको सॉल्व करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि इंस्टीट्यूट एक स्टैंडर्ड सेट किया है। गाइस, आप ऐसे बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते कि टैक्स के पेपर को हम वैसे ही जाएंगे, कुछ तो भी लिख के आएंगे, इंस्टीट्यूट पास कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ओके, सो गाइज ये पेपर्स मैंने जहां से लिए इंस्टीट्यूट मतलब आपके ही इंस्टीट्यूट के साइट से मैंने उठाए हैं। इंस्टीट्यूट की क्या एक्सपेक्टेशन है ये आपको समझना पड़ेगा। इसका रीजन ये है, बहुत सारे स्टूडेंट ये कंप्लेन करते हैं गाइस कि सर हम पढ़ के गए, हम लिख के भी आए, लेकिन इंस्टीट्यूट हमें पास नहीं करती। गाइस, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है इंस्टीट्यूट की। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, राइट। आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी या कोई लड़की होगी, उसका बॉयफ्रेंड होगा, राइट। तो देखो, सामने वाले का एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब आपका नेचर कैसे होना चाहिए, आप कितने कूल होना चाहिए, कितने एग्रेसिव होना चाहिए, ये सामने वाले को जैसे चाहिए अगर आप वैसे हो तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा, राइट। वेदर इट माइट बी अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड, आपका प्रपोजल तभी एक्सेप्ट होगा अगर आप वो लेवल के हो। ओके, वैसे इंस्टीट्यूट का है, आप इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए ये समझते ही नहीं हो, राइट। तो पहले तो ये समझो कि इंस्टीट्यूट को आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर एक इंस्टीट्यूट के एक्सपेक्टेशन पे आप खरे उतर गए, है ना, तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट आपको पास कर देगी। सो आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। इसीलिए मैंने क्या किया कि इंस्टीट्यूट के जो साइट है उसमें से पेपर्स जो है वो लिए और उनके आंसर से उनको क्या चाहिए, स्टूडेंट ने क्या लिखना चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूट को लगता है। अगर आप वो एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट आपको पास करेगी। आई एम श्योर गाइस, राइट। तो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझते हैं कि इंस्टीट्यूट की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, और अगर आप वैसे लिख के आते हो तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट आपको क्लियर करेगी। गाइज, दिस इज माय अटेम्प्ट कि यहां पे मैं आपको पूरा डिटेल में पेपर एक्सप्लेन करूं, कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, कैसे इंस्टीट्यूट ट्रिकी पॉइंट्स पूछते हैं, कभी गूगली फेंकती है। हर क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता जितना आप समझते हो। कौन से क्वेश्चन और में रहते हैं, मतलब ऑप्शनल रहते, ताकि आप उसको छोड़ के गए तो भी चलेगा, ये भी एनालिसिस में आपको बताऊंगा। गाइज, आई होप कि मेरा ये अटेम्प्ट आप लोगों को बहुत पसंद आए। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको ऐसे ही पेपर्स आगे भी सॉल्व करके दे दूं। ओके गाइज, सो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत आसानी से समझे। लेट्स स्टार्ट, राइट। तो दिसंबर 2017 का पेपर मेरे सामने है गाइज। पेपर हमेशा आपको मालूम है ए और बी पार्ट में डिवाइडेड है। तो ए पार्ट में डायरेक्ट टैक्स, जिससे स्टूडेंट बहुत डरते हैं, डायरेक्ट और इंटरनेशनल टैक्स। ओके गाइज, ये डायरेक्ट और इंटरनेशनल टैक्स 30 नंबर्स में जो कि आपका बटा हुआ है, इसका ये दिसंबर 17 का एनालिसिस मैंने यहां पे दिया आपको। देखो, तो अगर आप देखेंगे पार्ट ए जो 30 मार्क्स का है, उसमें क्वेश्चन 1 कंपलसरी है ना। क्वेश्चन 1 हमेशा कंपलसरी रहता है, और क्वेश्चन 1 में 3 पार्ट्स ए बी सी, जनरली यही पैटर्न फॉलो होता है जनरली। ओके, और क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 2A, तो क्वेश्चन 2 में और क्वेश्चन 2A में आपको ऑप्शन है कि आप इधर 2 और 2A सॉल्व करो, और ये 2 में
जैसे कि आपको 2A 2B 2C या 2A में जाते हो तो 2A रोमन 1 2A रोमन 2 एंड 2A रोमन 3 ऐसा दिया हुआ है। ओके, सो इसमें से आपको कोई भी एक सॉल्व करना है और इसमें से आपको पूरे क्वेश्चन कंपल्सरीली सॉल्व करने। ओके, सो गाइज मैं आपको धीरे धीरे अब बताते जाऊंगा कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये भी सब डिस्कशन यहां पे करूंगा। इस पेपर की जो लिंक है, मतलब आपको ये पेपर आसानी से मिल जाए इसलिए मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप आसानी से उसको ले सकते हो। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस का दिसंबर 17 का पेपर, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, कौन से असेसमेंट ईयर के लिए वो दिया हुआ रहता है एग्जाम में आपको। देन पार्ट ए, जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, तो देखो क्वेश्चन 1 में ए बी और सी ऐसे 3 पार्ट्स है। ओके, तो देखो पहला पार्ट देखिए, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी। रिमेंबर, जब भी आप ये पेपर एग्जाम में देने जाते हो तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना, इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे गए और आपने सबको पूछते भाग रहे हो आप कि ये ट्रेन कहां जाती, ये ट्रेन कहां जाती, ये ट्रेन कहां जाती, ये ट्रेन कहां जाती, तो सामने वाला आपको पूछेगा भाई तुझे कहां जाना है वो बता, तो मैं तुझे बताऊं ये ट्रेन कहां जा रही, राइट। तो वैसे ही है कि आपको कहां जाना है, आपको आंसर किस क्वेश्चन का लिखना है आपको पता होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको आंसर क्या लिखना है। ओके, तो देखो, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी, हमें टैक्सेबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है, और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग इनकम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविजंस कंटेन्ड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, तो इसमें 5 पॉइंट है, पांचों के आंसर देखेंगे अपन एक एक मार्क के लिए, तो आप जजमेंट ले लो कितना आपको लिखना है एक मार्क्स के लिए। ओके, तो देखो, एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ 2,50,000 अर्न बाय मिस दिविता अ नॉन रेसिडेंट, देखो ये गूगली फेंक दी इंस्टीट्यूट ने, फ्रॉम लैंड इन बर्मे इन राजस्थान। देखो, अब हमें सबको मालूम है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जिम्ट रहती, बट इंस्टीट्यूट ने नॉन रेसिडेंट वाली गूगली फेंक दी, और अब बहुत सारे लोग इसमें सोच में पड़ जाते हैं, साला हमें ये तो पता है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जिम्ट रहती, बट ये रेसिडेंट की रहती है या नॉन रेसिडेंट की। तो यहां पे रेसिडेंट की तो पक्का है हमें पता है, बट व्हाट अबाउट नॉन रेसिडेंट, तो ये ऐसी गूगली इंस्टीट्यूट फेंक देता है। तो हमेशा याद रखना, एग्रीकल्चरल इनकम जो सेक्शन 10(1) में एग्जिम्ट है, चाहे वो रेसिडेंट रहो चाहे वो नॉन रेसिडेंट, दोनों के लिए एग्जिम्ट है, इसलिए ये 2,50,000 रुपए टैक्सेबल नहीं होंगे। तो आंसर देखो कैसे लिखना है, आंसर पूरा लिखना है आपको, सिर्फ टैक्सेबल नहीं है ऐसा लिख के नहीं छोड़ना है। तो आंसर देखो एक मार्क के लिए, लेकिन क्या लिखना है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया इज एग्जिम्ट अंडर सेक्शन 10(1). अगर वो लैंड इंडिया में है तो फिर ये 10(1) में एग्जिम्ट होगा, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट। देयरफॉर एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ 2,50,000 फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन बर्मे राजस्थान वुड एग्जिम्ट्स इन हैंड्स ऑफ दिविता अ नॉन रेसिडेंट। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट, इसको स्टार मार्क कर देंगे, राइट, ये हमेशा याद रखना चाहिए आपको। देन नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ 7 lakhs withdrawn by Mr. Rajesh, a resident individual from PPF Public Provident Fund as per relevant rules। आपको मालूम है कि अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ से अगर कोई अमाउंट हम विड्रॉ करते देन इट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। तो देखो वहां पे लिखा हुआ है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम पीपीएफ इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(11). 10(11) में वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, 7 lakhs रुपीज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। देन थर्ड, Abhiman receives 1,30,000 on 31st March 17 towards the maturity proceeds of an insurance policy issued on 1/4/13। This is very important date। हमें मालूम है कि अगर पॉलिसी, ध्यान से सुनना, अगर आपको उसका मैच्योरिटी का प्रोसीड मिलता है, 10(10)D सेक्शन हम लोगों ने देखा है एग्जीक्यूटिव लेवल पे, आपने पढ़ा होगा 10(10)D सेक्शन में क्या दिया हुआ रहता है गाइस, अगर वो पॉलिसी 1/4/2012 के पहले की है, 1/4/2012 के पहले की, और उसका जो सम एश्योर्ड है, ध्यान से सुनो, इफ द सम एश्योर्ड जो है वो इट इज, जो सम टोटल एश्योर्ड है आपका, उसका 10% अगर प्रीमियम है, मतलब क्या, जैसे यहां पे देखो सम एश्योर्ड है आपका 1,20,000, तो प्रीमियम मैक्सिमम कितना होना चाहिए, अप टू 10%, मतलब 12,000 तक अगर प्रीमियम है तो ये एग्जेम्प्ट है। मतलब दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एक तो पॉलिसी हमारे 1/4/2012 के पहले की होना चाहिए, और दूसरा प्रीमियम शुड बी 10 अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड, तो ही फिर ये हमारा जो
प्रोसीड रहेगा, मतलब जो हमें पैसा मिलेगा, ये 1,30,000 जो मिलेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा। तो पहली बात तो हमारा 1,413 का है, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। और दूसरी कंडीशन, द एनुअल प्रीमियम एंड कैपिटल अश्योर्ड इज 23,000। एनुअल प्रीमियम देखो कितना है, 23,000 है, और आपका जो कैपिटल सम अश्योर्ड है वो 1,20,000 है, मतलब इट इज मोर देन 10%। एंड हेंस ये जो कंडीशन है हमारी ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, एंड देयरफॉर इट इज टैक्सेबल, इट इज नॉट एग्जेम्प्ट। तो देखो लिखना कैसे, आपको देखो सेक्शन 1010D एग्जेम्प्ट्स एनी सम रिसीव्ड, देखो एनी सम रिसीव्ड एग्जेम्प्ट हो जाएगी, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ डेथ अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन देखो क्या बोलता है, अदर देन एनी सम रिसीव्ड अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012, अगर वो 1 अप्रैल 2012 के बात किए तो फिर हमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमियम पेएबल फॉर एनी ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द टर्म पॉलिसी एक्सीड्स 10% ऑफ द कैपिटल सम अश्योर्ड, तो आपका प्रीमियम है 23,000 और आपका सम एश्योर्ड क्वेश्चन में दिया 1,20,000, तो 1,20,000 का 10% कितना होता है? अगर प्रीमियम 12,000 तक है तो एग्जाम करेंगे, प्रीमियम ये 12,000 से ऊपर है, मतलब क्योंकि ये क्वेश्चन में 23,000 है, इसलिए नीचे देखो क्या लिखा है, देयरफॉर 1,30,000 रिसीव्ड बाय अभिमान टुवर्ड्स द मैच्योरिटी प्रोसेस वुड बी चार्जेबल टू टैक्स 23,000 एंड 10% ऑफ द कैपिटल सम, मतलब ये इससे एक्सीड हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, 1 मार्क्स के लिए देखो कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। देन दिनेश रिसीव्ड 3,60,000 एज अ पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ इनकम ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सर हमें यह तो पता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है वो सेक्शन 10(2)(a) में एग्जेम्प्ट है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है तो रेम्यूनरेशन इज टैक्सेबल, बट शेयर ऑफ प्रॉफिट, बट यहां इंस्टीट्यूट ने क्या गूगल इफेक्ट दी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पूछ लिया। तो गाइस हमेशा याद रखना, एलएलपी जो है वो मतलब पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, पार्टनरशिप और एलएलपी सेम माना है, तो 10(2)(a) में एलएलपी से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर्स को वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा, वही वहां पे लिखा हुआ। ओके, जस्ट रीड इट डाउन। देन 2,50,000 ये एग्जेम्प्ट है, 2,50,000 रिसीव्ड बाय रोहन फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ कंपेंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर टेकन प्लेस इन उत्तराखंड। सिंपल क्वेश्चन, डिजास्टर हुआ और डिजास्टर होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से 2,50,000 रुपए मिले रोहन को, क्या ये एग्जेम्प्ट है? डेफिनेटली इट इज एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड इसका और कहीं डिडक्शन आपने नहीं लिया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो वहां पे लिखता है एज पर 10(10)(b)(c) एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल एज अ कंपेंसेशन बाय द इंडिविजुअल और हिज लीगल हेयर ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये टैक्स से एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट सच अ इंडिविजुअल और लीगल हायर हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन, मतलब इसके एक्सेप्ट अगर उसने कहीं और डिडक्शन लिया है तो फिर छोड़ दो, बाकी अदरवाइज ये तो आपको डिडक्शन एग्जेम्पशन पक्का मिलेगा 10(10)(b)(c) में, अगर आपने कहीं और इसका डिडक्शन नहीं लिया। ओके, 5 नंबर्स। देन पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या बोलता है, वर्क आउट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल देयरऑन फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18 ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, है ना, क्या पूछा है, टैक्सेबल इनकम पूछा एंड टैक्स पेएबल पूछा, उसके ऊपर इनकम भी निकालना है और टैक्स भी निकालना है, अपने को दोनों निकालना है, ध्यान से सुनना, ये ऐसा पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। ऑफ अ फर्म एंगेज इन अ रिटेल बिजनेस, तो देखो नेट प्रॉफिट दिया है 3,65,000 और बोलता है आफ्टर डेबिट, डेबिट ऑलरेडी हो चुका है, मतलब जो नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट है आपका, ये P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट निकला आपका 3,65,000, ये इंटरेस्ट भी डेबिट हो चुका है इसमें और इसमें रेम्यूनरेशन भी डेबिट हो चुका है, दोनों चीजें डेबिट हो चुकी है, इंटरेस्ट भी एंड रेम्यूनरेशन भी। ओके, तो कितना कितना हुआ, 1,80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 4,80,000 का आपका रेम्यूनरेशन। तो देखो सबसे पहले तो हमें मालूम है ये दोनों को हम एड बैक कर लेंगे, चलो लो कैलकुलेटर, 3,65,000 प्लस 1,80,000 प्लस 4,80,000, राइट, तो ये जो भी फिगर आएगा आपको, अब इसमें से हमें बुक प्रॉफिट पहले निकालना है, तो आपको मालूम है बुक प्रॉफिट कैसे निकालते गाइस, हमेशा याद रखना, वापस एक बार बता रहा हूं,
बुक प्रॉफिट जब आप निकाल रहे हो तो रेम्यूनरेशन अगर डेबिट किया है तो उसको एड बैक करो, केवल रेम्यूनरेशन को, इंटरेस्ट को नहीं, तो राइट। लेकिन इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना अलाउ होना चाहिए? 12% तक। इंटरेस्ट मैक्सिमम 12% तक। तो देखो 3,65,000 ये नेट प्रॉफिट है आपका, इसमें पहले ये सब एड बैक किया। चलो लेट्स एड बैक, देखते 3,65,000 प्लस 1,80,000 प्लस 4,80,000, मतलब ये आया आपका 10,25,000 रुपए, 10,25,000 आया। ओके चल, अब सर इसमें रेम्यूनरेशन को तो हम कभी भी एड बैक नहीं करेंगे, अब क्यों सॉरी रेम्यूनरेशन को हम डिडक्ट नहीं करेंगे बुक प्रॉफिट निकालने के लिए, राइट। लेकिन ये इंटरेस्ट जो है टू द एक्सटेंट ऑफ 12% का डिडक्शन बुक प्रॉफिट निकालते समय में देना है, टू द एक्सटेंट ऑफ 12%। ओके, तो देखो मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको। अब देखो क्या बोलता है, द टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, टोटल कैपिटल सभी पार्टनर्स का मिला के, डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज 10 लाख। तो ऑन विच इंटरेस्ट इज पेड, जो इंटरेस्ट 1,80,000 पे किया है, ये कितने रुपीज के कैपिटल पे किया गया? 10 लाख पे। तो हमें सिर्फ 12% अलाउ रहेगा, तो 10 लाख का 12% मतलब ये आता है गाइस 1,20,000 टू द एक्सटेंट ऑफ 1,20,000 आप डिडक्शन ले सकते थे। लेकिन आपने कितना डेबिट किया? 1,80,000, मतलब आपने गलत डेबिट किया था। तो अब ये जो 10,25,000 आया आपका, उसमें से आप 1,20,000 रुपए माइनस कर दो। तो 10,25,000 माइनस 1,20,000 मतलब 9,05,000, ये आपका आएगा बुक प्रॉफिट। ओके, ये आया आपका बुक प्रॉफिट। और ये बुक प्रॉफिट पे अब आप पहले 3 लाख तक 90% और बचे हुए अमाउंट पे, मतलब 9,05,000 माइनस 3 लाख, बचा हुआ 6,05,000 पे आप दे सकते हो गाइस 60%। तो देखो वहां पे लिखा, देखो नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट 3,65,000, फिर दोनों को ऐड कर दिया, देखो ये दोनों ऐड हो गए, और टू द एक्सटेंट ऑफ 12%, देखो इंटरेस्ट अलाउएबल कितना है? टू द एक्सटेंट ऑफ 12%, इसको माइनस किया, तो ये आया आपका बुक प्रॉफिट। ओके, अब रेम्यूनरेशन कितना पे करना है आपको? तो वो देखो 90% ऑन फर्स्ट 3 लाख मतलब 2,70,000 और 60% ऑन बैलेंस, तो ये आया आपका 6,33,000, राइट, 6,33,000। तो हम कैसे पढ़ेंगे? 6,33,000 तक आप रेम्यूनरेशन पे कर सकते हो सभी पार्टनर्स को मिला के 633 तक। लेकिन एक्चुअल में आपने कितना किया है उतना ही डिडक्शन मिलेगा। तो एक्चुअल में आपने किया है गाइस 4,80,480, तो 6,30,000 से 4,80,000 कम है, मतलब आपको पूरा 4,80,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो देखो एक्चुअल पेड 4,80,000, तो विच एवर इज लेस मतलब आपको डिडक्शन मिलेगा 4,80,000। तो आपका बुक प्रॉफिट आया था कितना? 9,05,000 माइनस 4,80,000, यह आया आपका 4,25,000 रुपए, राइट। और ये 4,25,000 पे फिर आप टैक्स निकालोगे, अभी 30% प्लस 4% सेस, मतलब 31.2%। ओके, तो कितना आता है देखो, 4,25,000 इंटू 31.2%, इट कम्स 1,32,600, इतना टैक्स आपको पेबल। सिंपल। देन 1C, इट इज थियोरेटिकल, ये आप खुद को पढ़ना पड़ेगा, 80 IC पे क्वेश्चन है 1C। ओके, आई होप पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपको समझ गया होगा। हमें बुक प्रॉफिट निकालना है। बुक प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है गाइस? जैसे कि मैंने आपको बोला, बुक प्रॉफिट निकालने के लिए आपको इंटरेस्ट तो माइनस होगा बट टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली 12%, पार्टनरशिप में मैंने बताया आपको। ओके, और रेम्यूनरेशन कितना देना है? जो आपने एक्चुअल पे किया है वो, या फिर ये लिमिट से हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे 90% और 60%। ओके, विच एवर इज लेस, तो दे इतना सकते हो। देखो पढ़ो कैसे उसको, 6,33,000 दे सकते हो, लेकिन हमें एक्चुअल में हमने इतना पे किया है, तो विच एवर इज लेस, जितना पे किया उतना ही आपको और 9,05,000 में से ये माइनस करेंगे तो बचा हुआ आपका टैक्सेबल प्रॉफिट। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन देखो, अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स, क्वेश्चन 2 सॉल्व करो या 2A ऐसा लिखा हुआ होता है 2A। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम में जाके पेपर सॉल्व करते हैं और बोलते हैं कि पहला अटेम्प्ट तो भगवान के नाम पे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो देखो अच्छे से पढ़ो। तो देखो, डिस्कस द डिडक्टिबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स incurred by Sumit Agro Industries while computing the business income for the year
अब ये पीजीबीपी का क्वेश्चन है ना, पीजीबीपी, बिजनेस एंड प्रोफेशन जो चैप्टर है आपका हेड, उसका सेक्शन 35 पे पहला पॉइंट है। देखो क्या है सेक्शन 35 पे क्या बोलता है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग अक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जैसे साइंटिफिक रिसर्च दिखा सेक्शन 35, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको मिलता है। देखो मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन मिलेगा, एक्सक्लूडिंग लैंड, लैंड का नहीं मिलता, बिल्डिंग का मिल जाता है, लैंड का नहीं। रिलेटेड टू द बिजनेस इन September 16 फॉर 22,50,000 consisting of cost of land 9,50,000 and balance for the building, yes definitely। तो सर हमें ये 22,25,000 पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या डिडक्शन मिलेगा? नहीं नहीं बेटा, आपको लैंड की कॉस्ट को छोड़ना पड़ेगा, मतलब 22,50,000 माइनस 9,50,000, तो डिडक्शन है 13 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिलेगा। आंसर कैसे लिखना है तो देखो, आंसर कैसे लिखना है आगे दिया है आपको, क्या पूछा था देखो, एज पर सेक्शन 3514 ये लिखना जरूरी। अब स्टूडेंट जनरली पूछते हैं सर ये सेक्शंस वगैरह रूल्स लिखना जरूरी है, बेटा ध्यान दो, ये ऐसे सेक्शंस जो है जो साइंटिफिक रिसर्च ये याद रह जाते, तो ऐसे सेक्शन लिखेंगे तो उसका इंपैक्ट अलग पड़ता है। देखो क्या बोलता है, इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, ये लिखना जरूरी है, इज इनकर्ड फॉर द साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू द बिजनेस carried on by the assessee, the whole of capital expenditure is allowed as deduction in that previous year in which it is incurred। तो देखो 13 लाख का आपका अलाउड है, 9,50,000 कॉस्ट ऑफ लैंड आपको नहीं अलाउड है। ओके, देन सेकंड, contribution to the account of employee as pension scheme referred to in section 80 CCD for the amount of rupees 35 lakhs, amount of about 10% of the salary of the employee is 5,80,000। देखो बहुत बार क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ रहता है। सेक्शन 80 CCD क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, सेक्शन 80 CCD टॉक्स कि जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए करता है पेंशन फंड 80 CCD में, उसका उसे डिडक्शन मिलता है, बट इट इज टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, 10% टू द एक्सटेंट ऑफ 10%। तो उसने टोटल कंट्रीब्यूशन किया, देखो टोटल कंट्रीब्यूशन तो किया 35 लाख का, 35 लाख, तो क्या उसे पूरा 35 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा P&L अकाउंट में? देखो P&L अकाउंट में डिडक्शन की बात चल रही है, क्या टोटल 35 लाख का डिडक्शन मिलेगा? नहीं, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली 10% ऑफ द सैलरी। तो अमाउंट अबाउट 10% आपको देके रखा है उसने 5,80,000। तो ये जो 35 लाख है उसमें से 5,80,000 जो है वो अबाउट 10% है, मतलब ये जो आपका 35 लाख माइनस 5,80,000 इतना अमाउंट अलाउ नहीं होगा, मतलब आप P&L अकाउंट में 29,20,000 को डेबिट कर सकते। देखो क्वेश्चन में आंसर रहता है बहुत बार, और ये जो बचा हुआ ये अमाउंट है ये सेक्शन 40A9 में डिसअलाउ होता है, ये BGBP में मैंने आपको बताया, राइट। तो देखो क्या लिखता है, द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय under pension scheme referred to in section 80 CCD is allowed to the deduction under section 36(1) 4A while computing the business income is only up to 10% of the salary। कितना रहता है? 10% of the salary, और 10% से अबाउ वाला फिगर आपको दिया है ये, तो ये तो डिसअलाउ कर देंगे और बचा हुआ इतना अमाउंट अलाउ कर, ऐसा इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करती है, ये लिखना पड़ेगा। ओके, देन टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज, नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स उसके ऊपर TDS काटना जरूरी है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं दिया। नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स मतलब क्या रहेगा, जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दी, घर दिया, दैट इज नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स, तो उसके ऊपर TDS काटना पड़ेगा। ओके, तो देखो टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर इज 4,50,000, तो ये अलाउ नहीं होगा, डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A TDS काटना पड़ेगा। ओके, सो गाइज ये PGBP पे क्वेश्चन था। इंस्टीट्यूट क्या करती है, 5 हेड्स पे अलग अलग अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछते, कभी हाउस प्रॉपर्टी पे, कभी PGBP पे, कभी अदर सोर्सेस एंड सो ऑन। ओके, तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा अगर आपको ऐसे नंबर्स छोड़ना नहीं है तो। ओके, सेकंड ये क्वेश्चन देखो, मिस्टर बीता एज 30 years resident of India and musician derived the income of 5 lakhs from concert performed outside India। तो 5 लाख का इनकम
इंडिया के बाहर से कमाया, जिसपे 1 लाख रुपए टीडीएस डिडक्ट किया। ओके, इंडिया डज नॉट हैव एग्रीमेंट विद दैट कंट्री फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। मतलब आपको समझ में आना चाहिए डीटीए का क्वेश्चन है। ओके, डीटीए का क्वेश्चन है, और अगर ये एग्रीमेंट नहीं है तो 91 सेक्शन का रिलीफ मिलेगा। राइट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। तो 5 लाख आपने बाहर से कमाए, अब इंडियन इनकम है क्या कुछ देखो। मिस्टर बीटा ड्यूरिंग द ईयर, इंडियन इनकम ऑफ मिस्टर बीटा ड्यूरिंग द ईयर इज 3 lakhs। वर्क आउट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल, देखो टैक्स पेबल निकालना, एंड रिलीफ अंडर सेक्शन 91 फॉर द असेसमेंट ईयर 1780 क्वेश्चन के हिसाब से। देखो तो हमें बिल्कुल सिंपल पता है सर, लो कैलकुलेटर पे 5 लाख बाहर से कमाया और 3 लाख इंडिया का है, तो टोटल इनकम हो गई 8 लाख। कोई 80C का वगैरह ऐसा डिडक्शन नहीं दिया, तो चलो 8 लाख पे टैक्स निकालते। 8 lakhs माइनस 5 lakhs इंटू 20%, तो ये आता है 60,000। और 5 lakhs माइनस, हम मान के चलते इसकी, अच्छा दिया हुआ एज 30 years, मतलब 2,50,000, 5 लाख माइनस 2,50,000, 2.5 लाख पे 5%, मतलब 12,500। तो कितना आएगा देखो, 60,000 प्लस 12,500, और यह है 72,500 प्लस 4%, मतलब टोटल टैक्स आया आपका 75,400 इंडिया का। राइट, तो देखो आंसर में देख लेते हैं अपन, टैक्स इंक्लूडिंग सेस एट द रेट ऑफ 4%, यह आया 75,400। राइट, एवरेज टैक्स निकालते इंडिया में कितना है, 75,400 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम 8 lakhs। बहुत मेटिकुलस रहता है ये, सिंपल एकदम, इंटू 100, तो कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 8 लाख दिया है करके 9.425%। ये होगा टैक्स पेड इन इंडिया, मतलब परसेंटेज ऑफ टैक्स पेड इन इंडिया टू टोटल इनकम इन इंडिया। ओके, तो ये आ गया। और फॉरेन में उसने कितना कमाया, 5 लाख कमाया और उसके ऊपर 1 लाख टैक्स पे किया, तो फॉरेन का टैक्स डिवाइडेड बाय फॉरेन की इनकम 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, मतलब यह है 20%। राइट, विच एवर इज लोअर, क्या लोअर है बताओ, 9.425% इज लोअर। और डबली टैक्स्ड इनकम जो रहेगा आपका, डबली टैक्स्ड इनकम, उसके ऊपर इतने का रिलीफ मिलेगा, इतने परसेंट का। तो व्हाट इज डबली टैक्स इनकम, 5 लाख, क्योंकि 5 लाख पे वहां भी टीडीएस कटा, यहां भी टैक्स लगा रहे, 8 lakhs में 5 lakhs इंक्लूड है। राइट, तो 5 lakhs का 9.425%, तो ये आता है 47,125। तो इतने का मिलेगा आपको रिलीफ। राइट, और टैक्स पेबल आएगा इतना, राउंडेड ऑफ 28,280। राइट, तो ये 75,400 जो इंडियन टैक्स पेबल था, उसमें से इतने का रिलीफ मिलेगा 91 सेक्शन। इतना सिंपल क्वेश्चन है। ऊपर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। राइट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बीटा फॉर ईयर, ये लिखना जरूरी है गाइस। देखो ये सब लिखना पड़ेगा, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम, फिर इसके ऊपर टैक्स निकाला, एवरेज टैक्स, फिर फॉरेन का एवरेज टैक्स, जो लेस होगा डबली टैक्स इनकम पे उसका परसेंटेज लगाना। सिंपल। राइट, चल देन थर्ड क्वेश्चन इज अगेन थियोरेटिकल, वो आप पढ़ सकते हो। राइट, चल ये आप पढ़ लेना। देन 2A, ये क्वेश्चन देखो, गूगली फेंका, ऐसे ये लेवल के भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछते हैं। अभी तक तो बहुत आसान था, लेकिन अभी ये क्वेश्चन देखो, है ना। मिस्टर बिजवा ग्रोज द शुगर केन को ग्रो कर रहा है, एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। आपको समझ में आना चाहिए था कि यहां शुगर केन और शुगर दोनों दिए, तो शुगर केन इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और जो शुगर है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं, मतलब वो बिजनेस इनकम होगी। तो यहां एग्रीकल्चरल इनकम और बिजनेस इनकम, इस पर क्वेश्चन है। ओके, एग्रीकल्चर एंड बिजनेस इनकम। ओके, इतना दिमाग में आना चाहिए जब आप क्वेश्चन को देख रहे हो। 35% ऑफ द शुगर केन प्रोड्यूस्ड इज सोल्ड फॉर 20 lakhs। 35% जो शुगर केन वो 35% है और वो 20 लाख में सोल्ड किया। एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन थी 7 लाख, तो 7 लाख का माल आपने 20 लाख में बेचा, शुगर केन ना, मतलब दिस इज एग्रीकल्चरल इनकम की बात चल रही है अभी, एग्री इनकम। ओके, द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द शुगर, बैलेंस शुगर केन, मतलब जो 65% जो बचा हुआ है, मतलब ये 35% छोड़ के, उसकी कल्टीवेशन की कॉस्ट है 13 लाख रुपए, एंड मार्केट वैल्यू है उसकी 35 लाख रुपए। राइट, अब वो क्या किया, ही इनकर द एक्सपेंड इन, he after incurring 3.5 lakhs rupees in manufacturing process on the balance sugarcane and sold the sugar। देखो इतना इंपॉर्टेंटली पढ़ना पड़ता है, देखो sold the sugar
यहां शुगर केन नहीं सोल्ड किया, शुगर सोल्ड किया फॉर ₹45 lakhs. Is he liable to pay any tax on income, and if yes, compute the taxable income and agricultural income. मतलब वो बिजनेस इनकम भी पूछ रहा है आपको और एग्रीकल्चरल इनकम, राइट? तो बिजनेस इनकम कौन सा रहेगा? सेल ऑफ शुगर, ये बिजनेस इनकम रहेगा, सेल ऑफ शुगर. तो अब 45 लाख की शुगर उसने बेची, 45 lakhs की शुगर बेची. ओके, तो 45 lakhs इज द सेल वैल्यू. व्हाट इज द कॉस्ट फॉर हिम? कॉस्ट, अब उसके ही खेत से शुगर केन निकाला हुआ, तो उसके लिए कॉस्ट क्या रहेगी? तो उसके लिए कॉस्ट रहेगी मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शुगर और एक्सपेंडिचर इनकर. तो देखो मार्केट वैल्यू क्या है, ये 65% की ही शुगर उसने बेची. 65% शुगर केन से निकली हुई शुगर बेची, ध्यान से सुनना. बाकी 35% तो डायरेक्ट शुगर केन बेचा है. ये 65% उसने शुगर केन लाया खुद के फैक्ट्री में, उससे उसके ऊपर 3.5 लाख का खर्चा किया. तो देखो 45 लाख का बेचा, 35 लाख का अगर वो मार्केट में बेचता था, सुनो, अगर वो मार्केट में बेचता था तो कितने में बेचे जाता था शुगर केन? 35 लाख में. तो ये 35 प्लस 3.5 ये होगी उसकी कॉस्ट. तो उसके लिए कॉस्ट हो गई उसकी मार्केट वैल्यू शुगर केन की, प्लस ये एक्सपेंसेस. तो बिजनेस इनकम हो गया इतने रुपए का. अरे आया ध्यान में? अब एग्रीकल्चरल इनकम कैसे निकालेंगे? तो देखो पहले इसका तो एग्रीकल्चर इनकम सिंपल मिल गया. शुगर केन डायरेक्ट सोल्ड किया 20 lakhs में और 7 लाख उसकी कल्टीवेशन की कॉस्ट थी, राइट? अब दूसरे केस में क्या हुआ गाइस, उसने शुगर केन सेल नहीं किया, शुगर केन सेल नहीं किया, लेकिन अगर वो करता था तो 35 लाख का करता था, देखो 35 lakhs का, और उसकी कॉस्ट कितनी है? 13 लाख. तो एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो जाएंगी? 35 माइनस 13, ये हो जाएगी 22 लाख की एग्रीकल्चर इनकम. और पहली एग्रीकल्चर इनकम हो गई उसकी 20 माइनस 7 मतलब 13 की. तो टोटल एग्रीकल्चरल इनकम हो गई उसकी 35 लाख. अरे ध्यान में आया आपके? वापस एक बार बताता हूं. एग्रीकल्चरल इनकम जो है उसकी, एग्रीकल्चरल इनकम, वो एग्रीकल्चरल इनकम पहले ट्रांजैक्शन में तो सिंपल है, 20 लाख का बेचा शुगर केन और 7 लाख उसकी कॉस्ट 35% की. अब 65% का शुगर केन जो है उसकी मार्केट वैल्यू अगर वो बेचता था तो 35 लाख का, और उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हो गई 13 लाख की. वो एग्रीकल्चर और वही वैल्यू को हमने कॉस्ट कंसीडर किया फॉर बिजनेस इनकम. आया ध्यान में? वही वैल्यू को देखो, 35 लाख को मैंने कॉस्ट कंसीडर किया, तो बिजनेस इनकम इतने का हो गया, एग्री इनकम इतने, राइट? तो देखो उसको कैसे दो इसमें डिवाइड किया, बिजनेस और एग्रीकल्चर. आंसर देखो कैसे लिखना था आपको, ये लिखना था आंसर. पढ़ो एक बार, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको पढ़ने में बहुत आसानी जाएगी. वो इसीलिए मैं आपको पेपर, क्योंकि अगर खुद पढ़ने बैठोगे तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. ये 45 बिजनेस इनकम और एग्री इनकम, 45 माइनस 35 माइनस 3.5, दिस इज मार्केट वैल्यू. और ये 20 लाख का शुगर केन सेल किया, और 35 का अगर करते थे तो कितना होता था? ये सेल वैल्यू कंसीडर की एग्री इनकम के लिए, वही कॉस्ट कंसीडर की अपन ने बिजनेस इनकम. ओके, ग्रेट. डिफाइन द टर्म मैट क्रेडिट. मैट क्रेडिट क्या, किसको बोलते हैं? अंडर सेक्शन 115JAA, and also calculate the tax payable by the company. If the book profit of the company for 16-17 computed in accordance with 115JB, मतलब book profit है आपका, book profit 20 lakhs का है गाइस, और टोटल इनकम कंप्यूटेड, इनकम टैक्स एक्ट की टोटल इनकम है 7.5 lakhs. वेरी सिंपल, दोनों का टैक्स निकालो. तो देखो अब आप कंपनी कंसिडर करो, 25% वाला भी कंपनी कंसिडर कर सकते हो या 30% वाला भी, राइट? तो देखो बिजनेस बुक प्रॉफिट और इधर आईटी का प्रॉफिट, तो ये आईटी का प्रॉफिट है 7.5 और ये है 20 lakhs इंटू, अभी मैट कितना परसेंट है? 15%, और इसके ऊपर 4% सेस, तो 15 प्लस 4% ये आता है 15.6%. डायरेक्ट 15.6% किया तो भी चलेगा, 15.6%. तो 20 lakhs का 15.6% ये आता है 3,12,000, और 7.5 मैं 30% से लेता हूं, तो 30 प्लस 4% मतलब 31.2, 7.5 इंटू 31.2% ये आता है 2.34 लाख. तो कौन सा पे करना पड़ेगा आपको? मैट पे करना पड़ेगा, राइट? 3,12,000 मैट पे करना पड़ेगा. ओके, एंड व्हाट विल बी द क्रेडिट? तो 3,12,000 माइनस 2,34,000, इट कम्स 78,000 मैट का क्रेडिट. इतना सिंपल, देख लो.
तो पहले तो मैट क्रेडिट को एक्सप्लेन किया, मैट क्रेडिट क्या रहता है। तो आपको अगर मैट के हिसाब से 115 बुक प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स पे करना है और इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स निकालना है, जो दोनों का डिफरेंस रहेगा दैट इज मैट क्रेडिट, और ये फिर टैक्स निकाले दोनों के, और ये आया आपका मैट। ओके, देन Nadal, a professional tennis player and non-Indian citizen, during the financial year 16-17, he participated in tennis tournament and won the prize of 25 lakhs. 25 लाख का प्राइज मनी जीता. He contributed in an article of the tournament in a local newspaper, और उसमें 3 लाख रुपए मिले उसको लोकल न्यूज़पेपर में कंट्रीब्यूट करके, तो 3 लाख ये भी उसकी इनकम हो गई. He was also paid, उसको और क्या मिला, 7,50,000 from a soft drink company for appearance in a TV advertisement. 7.5 लाख और इनकम हुई. All his expenses in India were made by the sponsorer, but he had incurred 5 lakhs towards the travel cost in India. He is a non-resident person for the financial year 6. Guys, आपको मालूम है, आपको अगर याद होगा तो मैंने ये वाला सेक्शन आपको पढ़ा है 115 BBA. अगर कोई स्पोर्ट्समैन, ये स्पोर्ट्समैन की इनकम रहती है, एसएससी इज अ स्पोर्ट्समैन, और उसको ये सब इनकम होती है, जैसे वो इंडिया में आके कोई एडवर्टीजमेंट से इनकम कमाए या न्यूज़पेपर में उसका आर्टिकल आए, ये जो इनकम उसकी होती है, ये सब इनकम पे फ्लैट 20% टैक्स पे करना है, राइट, फ्लैट 20%. और इंपॉर्टेंटली कोई भी एक्सपेंडिचर उसके लिए अलाउएबल नहीं होता, राइट, कोई भी एक्सपेंडिचर उसके लिए अलाउ नहीं. तो ये 5 लाख का एक्सपेंडिचर है, ये उसके लिए अलाउएबल नहीं होगा. तो टोटल इनकम देख लो कितनी है, 25 लाख प्लस 3 लाख प्लस 7,50,000, तो टोटल इनकम हुई 35,50,000. दिस इज हिज टोटल इनकम, 35,50,000. ओके, और ये 35,50,000 पे 20% टैक्स, मतलब 7,10,000. ओके, व्हाट वुड बी अ टैक्स लायबिलिटी इन इंडिया, ये तो निकाल लिया. इज ही रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम. याद होगा आपको कि अगर वो इनकम पे प्रॉपर टीडीएस काटा गया है तो उसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. 20% अगर टीडीएस काटा है तो उसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं. तो देखो ये लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, नो एक्सपेंडिचर इज अलाउएबल, उसकी टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, प्राइज मनी, फिर जो एडवर्टीजमेंट से मिला, और सॉफ्ट ड्रिंक वाला टीवी पे जो आया था उसके साथ, राइट, और 20% 20.8 मतलब एजुकेशन से जोड़ना पड़ेगा, तो ये आएगा इतना. और he is not required to file the return of income on his total income during previous year consist only from the income 115. अगर उसके, हाँ ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर उसकी इनकम सिर्फ 115 BBA से है तो उसको कोई भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. और ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, टैक्स डिडक्टेबल एट द सोर्स एंड हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम सच इनकम बाय द टैक्स पेयर, और उसके ऊपर टीडीएस ऑलरेडी कट भी चुका है. तो टैक्स कट चुका मतलब टीडीएस काट चुके, और उसकी इनकम सिर्फ 115 BBA की है, तो उसको कोई रिटर्न भरने की इंडिया में जरूरत नहीं. सो गाइज, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट टैक्स में आएंगे. ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहती है गाइज, बिल्कुल भी टेंशन मत लो. एक बार जो मैंने पेपर अभी आपको अराउंड 35 to 40 मिनट्स में करके दिया, ये पेपर को वापस आप एक बार देखो, किस लेवल का स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट रखती है क्वेश्चन जब पूछती है, और ऐसे आपको तैयार करना पड़ेगा. ओके गाइज, अगेन आई वुड टेल यू कि ये मैक्सिमम पीपल तक आप शेयर जरूर कीजिए.